फिक्र का पहला फोकस बांग्लादेश पर ही है। यह पड़ोसी मुल्क कट्टरता की आग में जल रहा है। जलते बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू डर में जीने को मजबूर हैं। दीपू दास के बाद आज एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक और हिंदू युवक को लिंचिंग में मार डाला गया। इसी दहशत के बीच आज ही बांग्लादेश में पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे की वतन वापसी हुई है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने पत्नी और बेटे के साथ बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा। ढाका में लैंड करते ही अपने भाषण से कई क्रांतिकारी संदेश दिए हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद तक डिकोड किए जा रहे हैं। लेकिन पहले यह भीड़ दिखाइए जरा, पहले यह भीड़ देखिए जिसने यूनुस की नींद उड़ा दी है। तारिक रहमान की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लाखों की भीड़ थी। लाखों की भीड़ हम आपको दिखाने वाले हैं। यह वही तारिक रहमान जो गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्ष 2008 में लंदन भाग गए थे। उस वक्त माहौल अलग था, शेख हसीना की सरकार थी। अब वक्त बदल चुका है। शेख हसीना देश से आउट है और तारिक रहमान ढाका में एंट्री कर चुके हैं। तारिक रहमान ने वर्ष 2008 में बांग्लादेश की राजनीति में कभी न लौटने की कसम खाई थी। इस बारे में तब की शेख हसीना सरकार को बाकायदा लिखित में शपथ पत्र दिया था। उस समय उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन आज उन्होंने 17 साल पुरानी अपनी वो कसम तोड़ दी और ढाका की धरती पर कदम रखते ही जूते उतारे, मिट्टी को सलाम किया। उनके लंबे रोड शो में समर्थकों का सैलाब इतना था कि एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने में 3 घंटे लग गए। बीएनपी के समर्थकों ने तारिक जिया के नारे लगाए। सवाल है कि नारों से पाकिस्तान के लिए क्या इशारे? पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर यूनुस सरकार का अब क्या होगा? इस वक्त बांग्लादेश का रिमोट पाकिस्तान के पास है। नापाक मदद से यूनुस सत्ता में बने रहना चाहते हैं सदा के लिए। इसके अलावा कट्टर इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी का क्या होगा, जिसे पाकिस्तान फरवरी में होने वाले चुनाव में बांग्लादेश की सरकार में एंट्री दिलाना चाहता है। दूसरी घटना डायरेक्ट पाकिस्तान से जुड़ी है। आज जब बांग्लादेश में तारिक रहमान लौट आए, तब आईएसआई एजेंट के साथ जमाते इस्लामी की बैठक हुई, गुप्त चर्चा हुई है। बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग का हर अपडेट इस्लामाबाद में बैठे असीम मुनीर तक सीधे पहुंचाया जा रहा था। तारिक के लिए उमड़ी भीड़ के बारे में भी बताया जा रहा था। वहीं तारिक रहमान ने 6314 दिनों के बाद बांग्लादेश लौटते ही लोकतांत्रिक बातें करनी शुरू कर दी हैं। हिंदू मुस्लिम को साथ में लेकर चलने का भरोसा दिया है। 1971 के मुक्ति आंदोलन में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी। ये सुनकर कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौट रहा होगा। वो कट्टरपंथी जो 1971 की हर याद को मिटा देना चाहते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेशी आवाम के दिलो दिमाग से 1971 का इतिहास डिलीट कर देना चाहते हैं। तारिक रहमान ने इसके साथ में उस्मान हादी को भी याद किया। उसे शहीद बताकर सियासी फायदे वाले कूपन को रिचार्ज करने की कोशिश की है। दरअसल एक जमाना था जब इनकी माताजी सत्ता में थीं। उन्होंने अपना टर्म तो पूरा किया, लेकिन रिपीट नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगे थे। उससे पहले खालिदा जिया और शेख हसीना साथ मिलके उन्होंने किसी को सत्ता से बेदखल भी किया था, लेकिन वो इतिहास की बात है। ये इसलिए गए क्योंकि इनके ऊपर और इनकी माताजी के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। किसके? भ्रष्टाचार के। और एक फैक्ट आपको बताना चाहेंगे, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो साहब हैं, ये कभी भी प्रो इंडिया नहीं रहे हैं। तारिक रहमान ने उस्मान हादी को शहीद बताया है, लेकिन कुछ जानकार उनके बांग्लादेश लौटने की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इनकलाब मंच संगठन के लीडर उस्मान हादी की हत्या 12 दिसंबर को हुई। ध्यान से देखिएगा, इसके ठीक 13 दिन बाद तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे हैं। उस्मान हादी इनकलाब मंच को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहते थे। खालिदा जिया की बीमारी और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वो तेजी से बांग्लादेश की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन रहे थे। खुद ढाका 8 सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन इस बीच उनकी हत्या हो गई। चुनाव का एक प्रमुख चेहरा अचानक सीन से गायब हो गया। अब तारिक रहमान बांग्लादेश की राजनीति में इकलौते सबसे बड़ा सियासी चेहरा होंगे। इसमें कनेक्शन क्या है यह आप डिसाइड करिए, डीकोड करिए। लेकिन तारिक रहमान ने सबसे पहले मोहम्मद यूनुस को फोन लगाया, सुरक्षा इंतजामों के लिए शुक्रिया कहा। वैसे इसी वर्ष जून में मोहम्मद यूनुस ने अपनी यूके यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात की थी।
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुलाकात के बाद से ही तारिक को बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। सुनिए उन्होंने यूनुस से फोन पर क्या क्या बातें की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर अब सिर्फ इकलौती यही एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ यही, बाकी जमाते इस्लामी है। कहा जा रहा है कि दोनों को अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त है, यह कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो जो भी आएंगे तो वैसे ये भी कहा जा रहा है अमेरिका के आशीर्वाद से आएंगे। बीएनपी ने घोषणा की है कि तारिक रहमान चुनाव में बोगुरा 6 सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये वही सीट है जहां से पहले उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया सांसद रह चुकी हैं। तारिक की पार्टी बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। हालांकि उसकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ढाका यूनिवर्सिटी के चुनाव में जमाते इस्लामी जमकर जीती है, क्योंकि अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ी थी। हसीना सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप में जमात और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर बैन लगा दिया। तख्तापलट के बाद अगस्त 2024 में यूनुस की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया है। जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया है। उसके बाद जमाते इस्लामी के छात्र संगठन से जुड़े युवाओं ने नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया, जिसके कुछ नेता बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार में भी शामिल हैं। एनसीपी चुनाव भी लड़ने वाली है और बीएनपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। शेख हसीना की पार्टी को इन चुनावों में बैन कर दिया गया है। बांग्लादेश में इस समय भारी उथल पुथल का दौर चल रहा है। वहां सेना चुनाव से पहले ही गुपचुप तरीके से कू की तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि जो आर्मी चीफ है उनका अपॉइंटमेंट शेख हसीना ने किया था। ये वही आर्मी चीफ हैं जिनकी मदद से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने में कामयाब हुई। ये वही आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ मोहम्मद यूनुस ने एक और आर्मी चीफ को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। खैर, इसके लिए यूनुस के गलत फैसलों को आधार बनाया जा रहा है कू की वजह जो हो सकती है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश के लोगों में यूनुस के खिलाफ गुस्सा है। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा बढ़ी है और हिंसा बढ़ने से आर्मी चीफ वकार उस जमा अचानक एक्टिव हो गए। कहा जा रहा है कि वो कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। उधर ढाका में आईएसआई के बढ़ते दखल से पुलिसकर्मियों में नाराजगी है। खबर है कि पुलिस ने यूनुस के कई आदेश मानने से इनकार किया। लश्कर एजेंट अताउर रहमान बिक्रमपुरी की गिरफ्तारी की है। जिहादी आतंकियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी संभव है। गिरफ्तारी के लिए बांग्लादेश पुलिस का ब्लूप्रिंट तैयार है, यानी बांग्लादेश के हालात सुधरने वाले तो नहीं लगते हैं। वहां लोकतंत्र की बहाली बिल्कुल आसान नहीं है। आपको याद होगा एक पुरानी कहावत, मुस्कुराइए कि अब आप लखनऊ में हैं। हम बात लखनऊ की कर रहे हैं। बात लखनऊ में बने भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल की। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में डिजिटल म्यूजियम भी देश को समर्पित किया है। पहले इस प्रेरणा स्थल के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। पूरा परिसर 65 एकड़ में फैला है। ये कमल के फूल जैसी आकृति में बना है। इस पर कुल 230 करोड़ रुपए खर्च आया है। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां हैं। कांस्य से बनी मूर्तियों की ऊंचाई 65 फीट है। पार्क में 2 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। 3000 लोगों की क्षमता वाला थिएटर है। यहाँ हेलीपैड, योग केंद्र और कैफेटेरिया भी है। ये प्रेरणा स्थल 3 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। ये स्थल अब जनता के लिए खुल गया है और राष्ट्रवाद की प्रेरणा का प्रमुख केंद्र बनेगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद कांग्रेस ने अपने परिवार का ही महिमा मंडन किया। उसी तरह समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में परिवारवाद को फैलाया है। पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थीं, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। बीजेपी ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। पहले आप राष्ट्र प्रेरणा स्थल वाली ये रील देखिए, फिर आपको दिखाएंगे अटल कैंटीन की पहली झलक।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण, इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं। अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। देखिए, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लखनऊ केवल तहजीब की राजधानी नहीं बल्कि भव्य स्मारकों और विशाल पार्कों का शहर भी है। और ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है। वैसे पहले से लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं पार्क और ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क है। अब राष्ट्र प्रेरणा स्थल बन गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पार्क मायावती की सरकार में 2007 से 2012 के दौरान विकसित किया गया था। ये गोमती नगर में स्थित है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से इसकी दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, जबकि ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क को समाजवादी पार्टी सरकार में 2012 से 2017 के करेक्ट करना चाहूंगा, जबकि जनेश्वर मिश्र पार्क को समाजवादी पार्टी सरकार में 2012 से 2017 के दौरान बनाया गया। ये एशिया के बड़े शहरी पार्कों में गिना जाता है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से इसकी दूरी लगभग 8 से 9 किलोमीटर है, यानी 10 किलोमीटर के अंदर लखनऊ में 3 बड़े और विशाल पार्क हैं जो अलग अलग तरह के राजनीतिक संदेश देते हैं। हालांकि लखनऊ के अंदर बहुत पहले से एक कल्चर है, लोग पार्क में जाते हैं, घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ये एक पुराना ट्रेडिशन और कल्चर है वहां का। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। इस मौके को खास बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 100 अटल कैंटीन शुरू करने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत पहले चरण में 45 कैंटीन के साथ की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री आशीष सूद ने लाजपत नगर में दिल्ली की पहली अटल कैंटीन का उद्घाटन किया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि कोई भूखा न सोए। इसी को साकार करते हुए आज उनकी जयंती पर अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है। यह बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था। अभी 45 कैंटीन शुरू हुई हैं। जल्द ही बाकी 55 अटल कैंटीन की भी शुरुआत होगी। TV9 भारतवर्ष की टीम ने भी खुद अटल कैंटीन का जाकर एक रियलिटी चेक किया, ये जानने की कोशिश की कि जो दावे किए जा रहे हैं वो हो भी रहा है या नहीं। लेकिन पहले अटल कैंटीन के बारे में कुछ खास बातें। दिल्ली सरकार के दावे के मुताबिक 5 रुपए में भरपूर पौष्टिक भोजन मिलेगा। एक थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम मौसमी सब्जी मिलेगी। इसके अलावा 100 ग्राम चावल, 6 रोटियां और अचार भी होगा। हर कैंटीन में रोजाना 500 लोगों के लिए लंच और डिनर भी बनेगा। कैंटीन में पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था है। थाली की असल लागत 30 रुपए, लेकिन थाली पर सरकार 25 रुपए सब्सिडी दे रही है। इसीलिए एक थाली के लिए 5 रुपए ही चुकाने होंगे। TV9 भारतवर्ष की टीम ने भी 5 रुपए का भुगतान कर कूपन लिया और फिर उस कूपन से थाली ली। 5 रुपए की थाली में खाना भरपूर था, स्वाद वाह। वहां खाना खा रहे लोगों ने भी बताया कि खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़िया है। ऐसा खाना खाने के लिए बाहर तकरीबन 80 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, जबकि कुछ लोग खाना पैक करवा कर घर भी ले जा रहे थे। आप भी देखिए अटल कैंटीन के लिए कि रियलिटी चेक में क्या कुछ निकला है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इसको खास बनाने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को 100 अटल कैंटीन की सौगात देने जा रही है और ये कैंटीन की शुरुआत हो रही है जहां पर गरीब लोगों को 5 रुपए में खाना मिलेगा। और देखिए, आपको देखकर लगेगा नहीं कि किसी रेस्टोरेंट से कम है। इतना सफाई का ध्यान रखा गया है, डिस्पेंसर रखा गया है, उसी तरीके से बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। और आपको कैसा खाना है?
5 रुपए में बढ़िया है, बहुत अच्छा है। नहीं, क्वालिटी 5 वाली है, ज़्यादा वाली है? ज्यादा वाली है, ये तो 5 रुपए में खिला रहे हैं। कैसा लगा खाना? अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। 5 रुपए के हिसाब से अच्छा है या वैसा ही है? नहीं अच्छा है, बढ़िया है। जो लोग खाना और पैसा वहन नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो 5 रुपए में भोजन प्राप्त कर सके सम्मान के साथ। तो व्यवस्था जो है वो फिलहाल की गई है। आज जो ये अटल कैंटीन की जो शुरुआत की गई है, दिल्ली में 100 स्थानों के ऊपर इस प्रकार का प्रारंभ होगा। 45 कैंटीनें आज ही शुरू हुई हैं। 55 कैंटीन बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। इन कैंटीन के माध्यम से हमने अपनी एक सेवा उन जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे वो कैंटीन में आए सम्मानजनक तरीके से 5 रुपए मात्र दे करके भोजन कर सकेंगे। उसके ऊपर 25 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से है, ताकि हर व्यक्ति तक वो भोजन पहुंच सके। देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। 2013 में अम्मा कैंटीन की जयललिता जी ने शुरुआत की थी। ब्रेकफास्ट मिलता था 1 से 3 रुपए में और लंच और डिनर करीब 3 से 10 रुपए में। उसको गेम चेंजर कहा गया, वहां की न सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि लोगों के लिए भी। अब आपको डिजाइनर सांसदों की फिक्र से जुड़ी एक अलग खबर बताते हैं। डिजाइनर सांसद शब्द हमने उन माननीयों के लिए इस्तेमाल किया है जो स्मार्ट वॉच पहनकर संसद भवन आते हैं, जो स्मार्ट चश्मे पहनते हैं। अब ऐसे सभी सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय की ओर से एक निर्देश जारी हुआ है। ये निर्देश इनके इस महंगे शौक पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस निर्देश को एक तरह से चेतावनी भी कह सकते हैं। असल में लोकसभा सचिवालय ने अपने हालिया बुलेटिन में ऐसे सभी सांसदों को इस तरह के स्मार्ट डिवाइस पहनकर संसद में न आने को कहा है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी निर्देश में साफ लिखा है कि स्मार्ट चश्मे, कैमरे वाले पेन, स्मार्ट घड़ियां जैसे कई उन्नत उपकरण देश में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। ऐसे कुछ उपकरणों का उपयोग संसद सदस्यों की निजता को खतरे में डाल सकता है। ऐसे डिवाइसेस संसदीय विशेषाधिकारों के लिए खतरा है। कुछ डिजिटल उपकरणों के दुरुपयोग से गोपनीयता भंग होने की आशंका है। संसद परिसर में रिकॉर्डिंग और निगरानी का खतरा है। इसीलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वो संसद परिसर के किसी भी हिस्से में ऐसे उपकरणों का उपयोग करने से बचें। संसद भवन की सुरक्षा को सर्वोपरि माने। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि यह फैसला क्यों लिया गया है, तो आप जानते ही हैं कि तकनीक के इस दौर में जासूसी या फिर रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण इतने छोटे और सामान्य होते हैं कि उन्हें पकड़ पाना या पहचान पाना कठिन होता है। एक सामान्य सा दिखने वाला स्मार्ट चश्मा वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो सुनने की क्षमता रखता है। इसी तरह से कैमरे वाला पेन या फिर स्मार्ट घड़ियां भी इस तरह के इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। अब चूंकि संसद के भीतर होने वाली चर्चाएं देश हित से जुड़ी होती हैं, यहां पर डिफेंस और डेवलपमेंट पर गंभीर बहस होती है, जरूरी बिल पास होते हैं, सभी गतिविधियां संवेदनशील होती हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। इसी उद्देश्य से गाइडलाइन जारी की गई है। ये बात और है कि ये नया नियम उन सांसदों को थोड़ा परेशान कर सकता है जो तकनीक के साथ चलना चाहते हैं, जिन्हें स्मार्ट घड़ियां, स्मार्ट चश्मे पहनने की आदत है। लेकिन इसमें एक और फैक्ट है, क्योंकि ये स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट चश्मे हैं, इनको हैक किया जा सकता है और वो हैकिंग देश की संसद परिसर की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। हमने आज चाय की नई परिभाषा पर एक खास फाइल तैयार की है। ये नई सख्त परिभाषा FSSAI ने दी है। इसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि इसके बाद हर्बल टी, फ्लावर टी जैसे प्रोडक्ट्स को अपने नाम से टी हटाना होगा। FSSAI के अनुसार चाय वही है जो केवल कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से बनाई गई हो। यह वो पौधा है जिससे सदियों से भारत और दुनिया भर में चाय बनती आई है। भारत के चाय बागानों में एक पारंपरिक तरीका स्पष्ट रूप से अपनाया जाता है, जिसमें कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से 2 पत्तियां और 1 कली तोड़ी जाती है। इन्हीं से ब्लैक टी, ग्रीन टी, कांगड़ा टी और इंस्टेंट टी बनती है। यानी चाहे स्वाद बदले, रूप बदले, लेकिन मूल पौधा एक ही रहता है और वो है कैमेलिया सिनेंसिस। इस पौधे से जुड़े कई ऐतिहासिक विवरण हैं। कई राजाओं ने भी एकदम दार्शनिक अंदाज में इस पौधे को लेकर कुछ रोचक बातें कही हैं। 12वीं शताब्दी में चीन के सम्राट हुईजोंग ने कहा था कि चाय का चेहरा भी इंसानों की तरह बदलता है, यानी हर प्याली अलग है, जैसे हर बातचीत, हर विचार अलग होता है।
इसी तरह 7वीं और 8वीं शताब्दी के तांग वंश के समय चीन में दिन में 5-7 कप चाय पीने का उल्लेख मिलता था। तब कहा जाता था कि पहला कप होठ और गले को तर करता है और 5वां कप इंसान को उन देवताओं के बीच पहुंचा देता है जिनकी पलक कभी नहीं झपकती। ऐसे अनुभवों के पीछे यही पौधा होता था जिसका नाम है कैमेलिया सीनेंसिस। अब एफएसएसएआई कह रहा है कि अगर किसी चीज को चाय कहकर बेचना है तो उसमें कैमेलिया सीनेंसिस होना चाहिए। एफएसएसएआई ने मॉनिटर किया है कि कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ऐसे उत्पादों को चाय के नाम से बेच रहे हैं जो इस पौधे से बने ही नहीं, जैसे रूईबॉस टी, हर्बल टी, फ्लावर टी। एफएसएसएआई के अनुसार ऐसे नाम उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं और यह मिस ब्रांडिंग की श्रेणी में आता है जो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत दंडनीय है। एफएसएसएआई के लेबलिंग नियम कहते हैं कि पैकेट के फ्रंट पर वही नाम लिखा होगा जो वास्तव में अंदर मौजूद उत्पाद की प्रकृति बताए। अगर ये चाय नहीं है तो उसे टी नहीं कहा जा सकता है। हर्बल या फूलों से बने पेय अब हर्बल इन्फ्यूजन या अन्य उपयुक्त श्रेणियों में आएंगे, लेकिन इनको टी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। यानी हर्बल टी जैसी कोई चीज नहीं है। अब समझ लीजिए आप, ईदर इट इज टी और इट इज नॉट अ टी। हर्बल नहीं है भाई। एफएसएसएआई के मुताबिक ये या तो प्रोप्राइटरी फूड होंगे या नॉन स्पेसिफाइड फूड नियमों के तहत आएंगे। यानी इनका अस्तित्व तो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इनके नाम की ईमानदारी तय की जा रही है। एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि अमेरिका की एफडीए जैसी संस्थाएं भी सिर्फ कैमेलिया सीनेंसिस से बनी चाय को ही टी मानती हैं। इनमें ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी और माचा को शामिल किया गया है। हर्बल इन्फ्यूजन को अलग श्रेणी में रखा जाता है। कुल मिलाकर चाय सिर्फ एक गर्म पेय नहीं है, वो बातचीत की शुरुआत है, नींद से जगाने की सभ्यता है और विचारों को धीरे धीरे उबालने की कला है। एक प्याली चाय ऊँघती आंखों को जगा देती है और चुप्पी में भी संवाद खोल देती है। शायद इसी कारण चाय को लंबे समय से बौद्धिक लोगों का पेय कहा जाता है। लेकिन अब चाय की शुद्धता पर भी विमर्श हो रहा है, क्योंकि चाय कही जाने वाली हर वस्तु चाय नहीं होती। यानी चाय को चाय ही रहने दो, कोई उल्टा सीधा नाम ना दो। अब चुनावी राजनीति की बात करते हैं, जिसके केंद्र में मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव है, जिसके लिए कल ठाकरे भाइयों ने 20 वर्ष पुरानी दुश्मनी को भूलकर बटेंगे तो बिखरेंगे का नारा दिया। इस नारे के बाद मुंबई में एक और नारे की चर्चा हो रही है। यह नारा है बटोगे तो पिटोगे। यह नारा उत्तर भारतीयों के लिए दिया गया है। यानी वोट करने के दौरान अगर उत्तर भारतीय बट गए तो समझो पिट गए। मामला यहां से शुरू हुआ कि राज और उद्धव मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए साथ आए। तो कई ऐसे इलाके जहां उत्तर भारतीयों की आबादी ज्यादा है वहां पोस्टर लग गए कि बटोगे तो पिटोगे। इस पर मराठी वोटों को एकजुट करने की कोशिश में लगी एमएनएस नाराज हो गई। पार्टी के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने कहा कि अगर मराठी भाषा का अपमान किया गया तो नहीं बटोगे तब भी पिटोगे। इसका जवाब शिवसेना की शिंदे गुट से आया। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा है कि उत्तर भारतीय मुंबईकर हैं, उन्हें कोई नहीं पीट सकता। मुंबई सभी की है। मुंबई में उत्तर भारतीयों की आबादी लगातार बढ़ रही है, इसलिए कोई उन्हें ज्यादा नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। एमएनएस ने उत्तर भारतीयों को टारगेट किया तो शिवसेना यूबीटी सफाई देने आ गई। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि जो उत्तर भारतीय 50 से 60 साल से मुंबई में रह रहे हैं वो असली मुंबईकर हैं। इतना कुछ होने के बाद कांग्रेस ने इस मामले में एंट्री ली और कहा कि राज ठाकरे की राजनीति उत्तर भारतीयों के विरोध पर आधारित रही है और यही कारण है कि कांग्रेस उनसे दूर है। हम उत्तर भारतीय बटे थे और हम पीटे गए, लेकिन उत्तर भारतीय विकास सेना जो ताकत बनकर उभरी है, हमारे लोग बटे थे तो पीटे गए और हमारी जनसंख्या मुंबई में मराठी भाइयों से ज्यादा है। उत्तर भारतीय विकास सेना एक ताकत बन के आई है, समाज को संगठित कर रही है और समाज के लोग वोट देंगे। राज ठाकरे के विरुद्ध हमने सुप्रीम कोर्ट गए। अब 16 जनवरी 2026 में राज ठाकरे की हाजिरी है। मैं आपको कोर्ट का वो ऑर्डर दे दूंगा। हाई कोर्ट में उनको आरोपी बनाया है। पिटेंगे तो भी पिटेंगे और नहीं बटेंगे तो भी पिटेंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, सुर्खियों में आने के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब जनाधार ही नहीं है, मराठी के विषय में बोल रहे हैं, पर इनको मराठी आदमी
और मुंबई की याद तभी आती है जब चुनाव होते हैं। मुंबई की जनता कह रही है न बटेंगे न कटेंगे, बीजेपी के खिलाफ डटेंगे तभी तो इनके पंख छटेंगे और मुंबई कर आसमान में उड़ेंगे। तो ये जो बटेंगे कटेंगे, मुझे तो लगता है कि बीजेपी वाले हटेंगे, इसीलिए वो लगा रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे। जात, धर्म, भाषा, भूगोल और लिंग को लेके जो भी पोलराइजेशन होता है, हम उनके खिलाफ में हैं। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है और विशेषता को बरकरार रखना यानी संविधान का संवर्धन और संरक्षण है। यानी यह साफ हो चुका है कि जब दोनों ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं तो अब फिर से वो पुराना मुद्दा मराठी मानुष वर्सेस आउटसाइडर्स, जिसमें उत्तर भारतीय हैं या और भी लोग हैं, वो फिर से तेजी पकड़ेगा क्योंकि बीएमसी चुनाव है। यह समझना जरूरी है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से उत्तर भारतीय वाला मामला क्यों बढ़ने लगा है। एमएनएस ने अपनी शुरुआत से ही मराठी बनाम गैर मराठी का मुद्दा आक्रामक रूप से उठाया है। शुरुआती दिनों में उसे इसका फायदा भी मिला। 2009 विधानसभा चुनाव में एमएनएस के 13 विधायक चुने गए, लेकिन तब कहा जाता है कि एनसीपी का समर्थन और आशीर्वाद था, कहा जाता है, हमें पता नहीं, जिनमें अधिकांश मुंबई से थे। नासिक महानगर पालिका में एमएनएस का मेयर बना। बीएमसी, थाने, पुणे समेत कई महानगर पालिकाओं में बड़ी संख्या में पार्षद चुने गए और अब बीएमसी चुनाव में फिर वही दाव अपनाया जा रहा है। इसके अलावा राज ठाकरे ने अजान और हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे भी उठाए, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मराठी बनाम गैर मराठी उनके लिए अब तक सबसे फायदे वाला राजनीतिक दांव रहा है। इसीलिए वो इस मुद्दे को फिर से रिचार्ज करना चाहते हैं ताकि उनके अपने सियासी बल्ब जल सके और एकनाथ शिंदे को सीधे सीधे चुनौती मिल सके। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्रिसमस पर कट्टरता के वो वीडियो जो एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। ये वीडियो कजाकिस्तान से आया है, जहां एक कट्टरपंथी ने अपनी हरकत से बता दिया कि आखिर उसके अंदर कितना जहर भरा। ये देखिए जरा। इस ड्राइवर ने पहले अपनी कार से इस क्रिसमस ट्री के चक्कर लगाए। वो सर्वे कर रहा था कि कोई आसपास तो नहीं है। इसके बाद ट्री को टक्कर मारकर गिरा दिया। ये ऐसी सोच है जो उत्सव से डरती है, रोशनी से घबराती है और भाईचारे को अपना दुश्मन मानती है। यहां सवाल किसी धर्म का नहीं, यहां सवाल कट्टरता का है। यहां सवाल उस जहर का है जो कुछ लोगों के दिमाग में यह भर देता है कि अगर ये मेरा नहीं तो इसे मिटा दो। सोचिए, क्रिसमस ट्री किसका नुकसान करता है? क्या वो किसी का हक छीनता है? क्या वो किसी की रोजी छीनती है? क्या वो किसी की आस्था पर हमला करता है? लेकिन कट्टरपंथ को यह बात चुभती है, क्योंकि कट्टर सोच को मुस्कान से डर लगता है, संगीत से डर लगता है और साथ रहने से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसीलिए तो अफगानिस्तान में आपको देखा होगा किस तरीके से तालिबान ने इतने सारे स्टैचूज, पुराने ट्रेडिशनल स्टैचूज, प्रतिमाएं, बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ दी। ये लड़ाई धर्मों के बीच नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत बनाम कट्टरता की है और इस लड़ाई में खामोशी भी अपराध बन जाती है। वैसे भारत के भी कुछ शहरों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां लोगों ने क्रिसमस का विरोध किया। अनबिलीवेबल। ये तस्वीरें बरेली के सेंट एल्फोंसिस कैथेड्रल चर्च के बाहर की हैं, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। चर्च के गेट पर बैठकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल ने क्रिसमस कार्यक्रम में हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया है। अब यहां देखिए, बिखरी हुई क्रिसमस की सजावट और लाठी डंडों से तोड़फोड़ करते लोगों की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं। ये तोड़फोड़ रायपुर के ही मैग्रेटो मॉल में की गई उत्पात की है। दरअसल कांकेर में हुई हिंसा और धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। इस बीच कुछ लोगों ने मैग्रेटो मॉल और खटोरा तालाब के ब्लिंकेट गोदाम में जाकर तोड़फोड़ की। क्रिसमस के लिए मॉल में की गई सजावट को भी तहस नहस कर दिया। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया कि क्रिसमस जैसे विदेशी त्योहारों को देश में जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंदू दुकानदारों से मुलाकात कर उन्हें क्रिसमस की सजावट का सामान और सांता क्लॉज की ड्रेस न बेचने की अपील करते नजर आए। ये तस्वीरें इंदौर के एक स्कूल की है, जहां बच्चे सांता की ड्रेस में पहुंचे थे। इसकी भनक हिंदू संगठन को लग गई। कई लोग अपना चेहरा चमकाने स्कूल पहुंच गए। बच्चों से सांता की ड्रेस में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। आखिर किस तरह देश के अलग अलग शहरों में क्रिसमस का विरोध हुआ,
फिक्र की स्क्रीन में देखिए। देश के अलग अलग कोनों में कुछ हिंदू संगठनों द्वारा क्रिसमस का विरोध जताया जा रहा है, जिसके चलते जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो बाकायदा उन दुकानों पे जा रहे हैं जहां पर क्रिसमस का सामान रखा हुआ है। क्रिसमस जो वर्ष में एक बार आता है ना, ये केवल धर्मांतरण के लिए आता है और ये सबसे ज़्यादा जो ये सामान बेचा जाता है वो हिंदुओं द्वारा बेचा जाता है और ख़रीदा जो जाता है वो भी हिंदुओं द्वारा ख़रीदा जाता है। जब क्रिसमस जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो हमारा त्यौहार नहीं मनाते तो हम इनका त्यौहार क्यों मनाएं? ये जो 25 तारीख है ना, ये तुलसी पूजन के तौर पर भी क्या वो मना सकते हैं? अगर वो तुलसी पूजन के तौर पर नहीं मना सकते तो इसे सेंटा क्लॉज के तौर पर हम हिंदू या सनातन धर्मी क्यों मनाते हैं? दिसंबर का महीना इस समय हिंदुओं की उदारता का फायदा उठा करके बड़ी संख्या में ईसाई जो है धर्मांतरण की गतिविधियां चलाते हैं। तो हमने भी हिंदुओं से आग्रह किया है कि जब तक ये धर्मांतरण बंद करने का आश्वासन नहीं देते तब तक इस प्रकार के त्यौहार हमको नहीं मनाने चाहिए। तो जो भी लोग कर रहे हैं, समाज जागरूक हो रहा है तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए विरोध। हमें हमारी संस्कृति से मतलब है, हम दूसरे की संस्कृति क्यों अपनाएं? हमारे बच्चे हमारी संस्कृति भूल करके दूसरों की संस्कृति में जा रहे हैं, हमें रोकना तो होगा ना। तिलक वाले लोग, हम संता के लोग नहीं हैं, हम विधर्मी नहीं हैं। इस बात की कड़ी आपत्ति है कि किसी भी प्रकार का कोई सनातनी बच्चा उनके धर्म का सांता वो न बनाए। भारत एक सर्वधर्म समभाव का देश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित या अतिवादी संगठन के नेता जब भी अन्य धर्मों के त्यौहार आते हैं इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि वातावरण खराब हो। हमने क्रिश्चियन समाज के कई लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम भी तो दिवाली, होली और राखी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खैर, अब बात सैन्य ताकत में आत्मनिर्भर हो रहे भारत की स्वदेशी शक्ति की। भारत ने बंगाल की खाड़ी में ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसकी कंपन कई देशों को महसूस होने लगी है। चीन और पाकिस्तान थर्रा उठे हैं, बांग्लादेश में भूचाल आ गया है। भारत ने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी भनक किसी को नहीं थी। भारत के इस नए स्वदेशी योद्धा का नाम है K4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से लॉन्च किया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हमने कुछ दिन पहले ही अमेरिका का सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। खैर, अब इस मिसाइल की बात करते हैं। इस मिसाइल की रेंज है 3500 किलोमीटर, यानी इतनी दूर तक ये दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर देगी। 12 मीटर लंबी, 17 टन वजन की इस मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम है। ये सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2 से 2.5 टन तक परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, यानी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। ये गाइडेड मिसाइल है, यानी ये दुश्मन के मिसाइल डिफेंस से बचने की शक्ति रखती है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल कोल्ड लॉन्च तकनीक से लैस है, यानी मिसाइल पहले पानी से बाहर आती है और फिर इसका इंजन स्टार्ट होता है। कुल मिलाकर कुछ ये रशिया की किंजल मिसाइल जैसी है, और किंजल मिसाइल का तोड़ तो दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस के पास नहीं है। K4 को भारत की न्यूक्लियर टायरेट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। ये टेस्ट समुद्र के अंदर से मिसाइल दागने की भारत की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। देखता रह गया चीन, सन्न रह गया पाकिस्तान। भारत ने जब 20 से 23 दिसंबर के लिए नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन मिशंस जारी की, तब से ही पड़ोसी देशों में खलबली मच गई थी। उन्हें लग गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान का ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि जब तक वो कुछ सोच पाते तब तक समंदर का सीना चीरते हुए ये मिसाइल निकली और सब हैरान रहे। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण विशाखापट्टनम के तट से करके भारत ने सबको चौंका दिया। पड़ोस में चल रही हलचल के चलते इस परीक्षण को बेहद गुप्त रखा गया था। किलर K4 मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से अरिहंत क्लास और INS अरिघात जैसी परमाणु पनडुब्बी के लिए विकसित किया गया है। K4 मिसाइल को एक एडवांस्ड इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम के जरिए गाइड किया जाता है। यह ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे सबमरीन से लॉन्च कर दूर के टारगेट्स पर हमला किया जा सके। अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां 2 कुख्यात जनरल की बड़ी चर्चा है।
एक कट्टरता का इतिहास बनाकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और दूसरे उनके रिकॉर्ड को कुचलकर नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। रेस इस बात की लगी है कि कौन कितना क्रूर है, कौन कितना इस्लामिक है। दोनों के खून में तानाशाही। हम बात कर रहे हैं जनरल जियाउल हक, जिनका असैसिनेशन हुआ, और जनरल असीम मुनीर की। आज फिक्र का फोकस इन दो जनरल के कारनामों पर है। आज ये चर्चा इसलिए चली है क्योंकि अब मेड इन पाकिस्तान शराब दुनिया में सप्लाई होगी। सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि जनरल मुनीर तो इस्लाम की दुहाई देते हैं, शरिया की बातें करते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि उसी मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद पाकिस्तान में शराब को मंजूरी मिल गई है। सोचिए, जिस पाकिस्तान में मुस्लिमों के लिए शराब बैन है, वहां की फैक्ट्री से बोतलों की आवाज आएगी। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शराब कंपनी मरी ब्रूअरी को शराब निर्यात की मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के बाद कंपनी की रावलपिंडी की फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह फैक्ट्री जनरल मुनीर के घर के पास है, जो देश की सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जगहों में से है। तो क्या मुनीर इस्लाम का सिद्धांत भूल गए या फिर वो डॉलर की ताकत के आगे झुक गए हैं? इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, इसे पाप कहा गया है। मादक पदार्थों के सेवन को शैतान का काम बताया गया है, इसीलिए मुसलमानों को इससे दूर रहने की नसीहत दी जाती है। लेकिन आर्थिक तंगी, अब पीआई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कल ही बेची है। बदहाली, कर्ज और भुखमरी के आगे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। अब सरकार चाहती है कि मेड इन पाकिस्तान शराब दुनिया के उन देशों में जाए जहां ये वैध है, ताकि उसे चंद डॉलर मिल सकें। आज से 50 साल पहले तक पाकिस्तान में शराब बैन नहीं थी। उस वक्त वहां के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार रैली में कहा था, मैं शराब पीता हूं लेकिन किसी गरीब का खून नहीं पीता। हालांकि उन्हीं के शासन में इस पर सख्ती भी शुरू हो गई थी। 1977 तक पाकिस्तान में शराब पर बैन नहीं था। 1977 में भुट्टो सरकार के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुए। फिर अप्रैल 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाया। वहां शराब सिर्फ मुस्लिमों के लिए प्रतिबंधित है, गैर मुस्लिमों के लिए कोई बैन नहीं। अब 1979 में जियाउल हक ने कानून को और सख्त किया। शराब पीने वाले मुसलमान को 80 कोड़े की सजा का प्रावधान किया गया। मुसलमानों के लिए शराब तो आज भी प्रतिबंधित है, लेकिन कितने लोग इस नियम का पालन करते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। हो सकता है कि इसलिए मुनीर ने प्लान के तहत पैसों के लिए शराब सप्लाई को हरी झंडी दे दी है, जबकि जल्लाद जनरल जियाउल हक इसके सख्त खिलाफ थे। वो इकोनॉमी भी इस्लामिक सिद्धांतों वाला चाहते थे, जिसमें शराब के लिए कोई जगह दूर दूर तक नहीं दिखाई दे। आज जब शराब पर पाकिस्तान के दो जनरल में वैचारिक टक्कर दिख रही है, तो हमने जनरल जियाउल का 45 साल पुराना एक बयान निकाला, जिसमें वो इस्लाम के सिद्धांत का हवाला दे रहे हैं। जनरल जब वहां का मौलाना बनता है तो खतरा बढ़ता है। क्रूरता में मुनीर किस तरह जनरल जियाउल हक से आगे निकलना चाहते हैं, इसका एक और उदाहरण। इसे मुनीर की टॉर्चर पॉलिसी कहा जा सकता है। ऐसी सरकारी पॉलिसी जिसमें विरोधियों को निपटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मौलाना डीजल पाकिस्तानी सेना के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। विरोधियों को सड़क पर गिरा गिरा कर पीटा जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है। अब तक ये भले ही कानून और मर्यादा के खिलाफ माना जाता रहा हो, लेकिन आगे ऐसा होगा तो ऐसे प्रयासों को बर्बरता से कुचल दिया जाए। विरोध की आवाज को कुचलना जुर्म नहीं माना जाएगा। पुलिस और सेना को ऐसी कानूनी ताकत मिल जाएगी कि वो जब जिसे चाहें उस पर जुल्म ढा सकेंगे, और ये गैर कानूनी नहीं है। एक सीक्रेट मीटिंग में जनरल मुनीर इसकी तैयारी कर चुके हैं। अब विरोध राजनीतिक हो या कुछ और, बर्दाश्त नहीं किया जाए। मुनीर की अध्यक्षता में रावलपिंडी में सैन्य कमांडरों की एक मीटिंग। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक हमने तय किया कि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने वाले किसी भी गलत इरादे, चाहे वो राजनीतिक हो या कुछ और, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न ही किसी को सशस्त्र बल और पाकिस्तान के लोगों के बीच फूट डालने की इजाजत दी जाएगी। वैसे जेल में इमरान पर जुल्म की बातें तो लगातार सामने आ ही रही। अब सरकारी टॉर्चर पॉलिसी का कहर उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर भी बरप रहा है। वो भी अपने पति के साथ अदियाला जेल में ही बंद। उनकी चिंता तो संयुक्त राष्ट्र तक को सताने लगी। यूएन के मुताबिक
बुशरा बीबी को छोटी, बंद और गंदी कोठरी में रखा गया। उनके सेल में हवा का सही इंतजाम नहीं। बुशरा बीबी जहां कैद हैं, वहां कीड़े मकोड़े और चूहे। उन्हें पीने का गंदा पानी और अत्यधिक मिर्च वाला खाना दिया जा रहा है, जिससे उनका वजन 15 किलो तक घट चुका है। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बयान जारी करके पार्टी विधायकों की भोज बैठक पर नाराजगी जताई है। विधायकों को उन्होंने आगाह किया है कि वो किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। ऐसी कोई भी गतिविधि बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। 2 दिन पहले लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के सदस्य भी पहुंचे थे। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट के संकेत दिख रहे हैं। पार्टी के 3 विधायक कुशवाहा के आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा भोज में शामिल नहीं हुए। एक दिन पहले तीनों विधायक पटना में बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले थे। इसके बाद इन विधायकों ने नई राजनीति का संकेत दिया था। उन्नाव रेप केस का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। अर्जी में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। रेप के मामले में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई थी। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इनके खिलाफ सेंटा क्लॉज के अपमान का आरोप है। शिकायत में दावा किया गया है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो वीडियो शेयर किए गए, उनमें सेंटा को मजाकिया और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। 2 महिला पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। महिला पार्षदों ने कहा है कि बीजेपी की विचारधारा पर विश्वास जताते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। ओडिशा में लाल आतंक पर सुरक्षा बलों ने बड़ा प्रहार किया है। कंधमाल एनकाउंटर में 6 नक्सली मारे गए। इनमें 1 करोड़ का इनामी गणेश उइके भी शामिल है। आरएसएस अपनी संगठनात्मक व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रांत प्रचारक की जगह अब राज्य प्रचारक बनाए जाएंगे। यूपी और उत्तराखंड को मिलाकर एक क्षेत्र होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाजत पर कड़ी आपत्ति जताई है। आईएमए ने कहा है कि सर्जरी सिर्फ एक तकनीक नहीं है, इसके लिए मानव शरीर रचना, शारीरिक क्रिया, रोग विज्ञान, एनेस्थीसिया और आपातकालीन इलाज का गहरा ज्ञान जरूरी होता है, जो एमबीबीएस और इसके बाद की सर्जिकल पढ़ाई में सिखाया जाता है। आईएमए ने कहा है कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। 16 जून 2001 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की बातचीत पर बड़ा खुलासा। पुतिन ने बुश से कहा था, पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, वहां सैन्य अधिकारी शासन करते हैं, पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है, लेकिन पश्चिमी देश पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते। पुतिन और बुश की मुलाकात 2001 में स्लोवेनिया में हुई थी। अब दोनों की बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट जारी किया गया।